हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से ही है। और आज सबसे पहले हम देखेंगे कुछ मिसयूजेस जो कि हो सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ। ठीक है, इसमें पहले ये बता रखा है कि हमने ये सीखा होगा या ये पढ़ा होगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत अलग अलग तरह के पर्पसेस को फुलफ़िल करता है। यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और काम आता है अलग अलग पर्पसेस में। अलग अलग तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं ना इंटेलिजेंस टेस्ट को, जैसे कि सिलेक्शन करने में, काउंसलिंग करने में, गाइडेंस देने में, सेल्फ एनालिसिस करने में, डायग्नोसिस करने में। और इसे चाहे कोई ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर ही यूज़ क्यों ना करे, लेकिन इनको मिसयूज़ भी किया जा सकता है, या तो इंटेंशनली मतलब अपनी मर्ज़ी से जानबूझ के हमें पता है और हम कर रहे हैं इनका मिसयूज़, या फिर अनइंटेंशनली गलती से हो गया, करना नहीं चाहते थे बट हो गया बाय मिस्टेक। कुछ इल इफेक्ट्स इंटेलिजेंस टेस्टिंग के जो कि बहुत इनोसेंट टेस्टर्स टाइप करते हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग नहीं होती, या कुछ मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि एग्ज़ाम में अलग से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए थे मेरे एग्ज़ाम में, जहाँ तक मुझे याद है 3 से 4 मार्क्स में या 2 से 3 मार्क्स में, मतलब डिपेंड करता है, बट इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, 1-2 तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। पहला आ जाता है कि पुअर परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट में अटैच स्टिग्मा टू चिल्ड्रन thereby adversely affect their performance and self respect। यस, अब टेस्ट में किसी की पुअर परफॉर्मेंस आई, कोई बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया टेस्ट में किसी भी रीज़न की वजह से, सो एंड सो रीज़न कुछ भी था, मतलब तो वो अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसके साथ ना एक स्टिग्मा अटैच कर दिया उस बच्चे के साथ, और बाद में उस स्टिग्मा ने जो तो हमने उसके साथ अटैच करा, उसने उसको बुरी तरह अफेक्ट करा, ऐसे कि उसकी आगे परफॉर्मेंस तो ख़राब होती गई, साथ के साथ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी एक सवाल उठ गया। इसकी वजह से जिन्होंने स्टिग्मा अटैच करा ना, उनकी वजह से, या जिन्होंने टेस्ट लिया वो टेस्ट के थ्रू जो भी मेजर कर रहे थे उसका उसमें पुअर परफॉर्मेंस गई, तो उन्होंने जो उससे रिलेट करा उस बच्चे को, जिस चीज़ के साथ लिंक किया, उसकी वजह से, यानी पुअर परफॉर्मेंस हुई टेस्ट में, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो गया, मतलब एक ऐसे नेगेटिव अजम्पशन मान लो, या स्टिग्मा क्या होता है हमारा, उस बात को लेके एक धारणा सी बन गई, ऐसा बिलीफ मान लिया कि बच्चा मतलब ऐसी ही है, और मतलब उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसने एडवर्सली अफेक्ट करा उस बच्चे का, मोटिवेशन डाउन करा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम करा, उसका मोराल और ज़्यादा डाउन हो गया, और आगे भी उसको जहाँ जहाँ पे परफॉर्म करना था वहाँ उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट हुई, प्लस उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसकी नज़रों में कम हो ही गई ना, खुद को लेके इज्जत जो एक बार अगर कम होती है तो समझो मर गए, ऐसा लगता है कि मर गए। आगे समझदार लोग समझ जाएंगे। ठीक है, टेस्ट इनवाइट कर सकता है डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस को पेरेंट्स से, टीचर्स से, एल्डर्स से जो कि हमारी सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना बायस हो जाएगा मिडिल क्लास के फेवर में या हायर क्लास पॉपुलेशन के फेवर में, क्योंकि ये अंडर एस्टिमेट करेगा उन बच्चों का आईक्यू जो कि किसी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करोगे या करके देखोगे मिडिल क्लास या हायर क्लास पॉपुलेशंस के फेवर में, तो वो तो बायस हो जाएगा ना, एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, रॉन्ग रिजल्ट आएगा, या उन बच्चों का आईक्यू अंडर एस्टिमेट हो जाएगा जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से, या डिसएडवांटेज सेक्शन जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ से आ रहे हैं। प्लस इसमें आगे बता रखा है कि इंटेलिजेंस टेस्ट कैप्चर नहीं करते किसी भी इंडिविजुअल की क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज़ को, या किस हद तक नए आइडियाज़ को, नई चीज़ों को खोज के बाहर निकाल सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट कभी भी ये हमें नहीं कैप्चर करके देते, इसकी कोई पिक्चर नहीं दिखाते हमें, बिल्कुल कुछ इसके बारे में इमेज नहीं दिखाई जाती इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू, इसके बारे में हम ज़रा सा भी डिटर्मिन या इंडिकेट नहीं कर सकते। इसके बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, ऑब्वियस ही बात है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अलग अलग टाइप के दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। इंटेलिजेंस अलग, इंटेलिजेंस का टेस्ट इंटेलिजेंस मेजर करता है ज़्यादातर, क्रिएटिविटी का टेस्ट क्रिएटिविटी मेजर करता है, क्रिएटिविटी के भी टेस्ट होते हैं, आगे आएगा चैप्टर में बताऊँगी। और इसमें क्या बोल रखा है, हाँ इसमें बता रखा है कि प्रैक्टिकल साइड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को भी ये लोग मेजर नहीं करते,
वही तुम्हारा डेली लाइफ में वो अप्लाई हो सकता है टेस्ट। ज़रूरी है ये, ज़रूरी नहीं है ना, नेसेसरी नहीं है कि प्रैक्टिकल यूज़ होगा उस कुछ टेस्ट का जो तुमने दिया इंटेलिजेंस टेस्ट। प्लस जो इंटेलिजेंस की प्रैक्टिकल साइड होती है उसे ये इंटेलिजेंस टेस्ट कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। उसमें तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं देखने के लिए कि तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल कितना है, बट इंटेलिजेंस की जो प्रैक्टिकल साइड रिसेंट में जो है रियल लाइफ में उसे ये लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते, उस इमेज को कैप्चर नहीं करते। तो इंटेलिजेंस टेस्ट डू नॉट कैप्चर क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स प्लस प्रैक्टिकल साइड ऑफ इंटेलिजेंस और दे ऑल्सो डू नॉट रिलेट मच टू। और ये बिल्कुल भी तुम्हारे कोई लिंक रिलेशन कनेक्शन नहीं रखते कि तुम लाइफ में कितना सक्सेस प्राप्त कर रहे हो, कितना तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, कितना तुम्हें लॉस हो रहा है, कितना तुमने खोया, कितना तुमने खोया, कितना तुमने पाया, या कितना तुमने हद तक अपना गोल अचीव कर लिया। तुम्हारी जो लाइफ में सक्सेस है उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। ये कोई भी नहीं कह सकता कि अच्छा इसके इंटेलिजेंस टेस्ट में या स्कूल में अकेडमिक्स में इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए थे या टेस्ट में इतना स्कोर किया था तो आगे जाके लाइफ का सक्सेस उसे डिटर्मिन करना तो बहुत ही बकवास बात हो जाएगी। मतलब हो ही नहीं सकता, ये कोई कर ही नहीं सकता, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग बेसिस पे होगा। ठीक है, तो यही कि इंटेलिजेंस से रिलेट नहीं करते हमारे जो लाइफ में सक्सेस है उसके साथ ज़्यादा क्या बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। प्लस इंटेलिजेंस पोटेंशियल फैक्टर बन सकता है अचीवमेंट करने का लाइफ के अलग अलग स्पेयर्स में। हाँ, हेल्प कर सकती है इंटेलिजेंस, तुम्हें फैसिलिटेट कर सकती है लाइफ के अलग अलग इंसिडेंट से निकलने में या अलग अलग एपिसोड्स को फेस करने में। ये लाइफ के जो अलग अलग स्टेजेस आते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप की अलग अलग लेवल पर जैसे तुम जिस हिसाब से सिचुएशंस फेस कर रहे हो उनमें अचीव करने में, वहाँ पर अचीवमेंट प्राप्त करने में। तो इंटेलिजेंस कैन बी सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस एक पोटेंशियल फैक्टर हो सकता है फॉर अचीवमेंट इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। हाँ, तुम इंटेलिजेंट हो, इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो तुम्हें लाइफ में मिलेगा ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव करने में हेल्प करेगा ये तुम्हें। क्या कि तुम इंटेलिजेंस हो, ये नहीं कि तुमने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया और उसमें तुम्हारे ये मार्क्स आए हैं, ये कहीं देखा भी नहीं जाता, गिना भी नहीं जाता, और ये एक इंसान के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि आगे वो कितना सक्सेस पाएगा या क्या होगा। तो ये थे कुछ मिस यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट और ये पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में भी एक लाइन लिखी हुई बता देती हूँ। ये सजेस्ट करा जाता है कि एक इंसान को जिसके पास थोड़ी ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर करने का, कंडक्ट करने का, उसे थोड़ा सेफ गार्ड करके वो इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करे। जो एरनेस प्रैक्टिसेस होती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में, जो तुम्हारा रिज़ल्ट बदले जाते हैं और फेक वगैरह बायसनेस जो सारी जो मिसयूज़ होते हैं उनके अगेंस्ट जाके वो काम करे, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ एसोसिएट करती हैं। और वो हेल्प ले ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की एनालाइज करने में एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को ड्यूरिंग या वाइल जब वो किसी का भी इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहा है तब। ठीक है, अब कुछ टेस्ट जो कि इंडिया में डेवलप हुए हैं, एक सेकेंड, हाँ यही टॉपिक है ना, हाँ कुछ टेस्ट जो कि हाँ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया देख लिया मैंने। कुछ टेस्ट जो कि इंडिया में डेवलप हुए हैं इंटेलिजेंस के, ये भी पता होना चाहिए, इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं, 4-5 नंबरों में भी पूछे जा सकते हैं। डिवाइड करा होगा ना फिर क्वेश्चन कुछ और आ जाएगा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। कोई भी 4 टेस्ट के नाम बता दो, ऐसे आ सकता है, 1-2 मार्क्स में तो पूछा ही जा सकता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, करके जाना चाहिए। तो SM मोहसिन ने सबसे पहला अटैम्प्ट किया था जब इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था इंटेलिजेंस टेस्ट हिंदी में, कब 1930s के अंदर। CH राइस ने अटैम्प्ट किया था कि वो स्टैंडर्डाइज कर सकें बिनेट के टेस्ट को, अल्फ्रेड बिने के टेस्ट को उर्दू में और पंजाबी में। और उसी सेम टाइम के दौरान महालानोबिस इकोनॉमिस्ट चाहिए, यस, महालानोबिस ने अटैम्प्ट किया था कि वो स्टैंडर्डाइज कर सकें अल्फ्रेड बिने के टेस्ट को बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, तब दोबारा से बना सकें उस टेस्ट को बंगाली लैंग्वेज में, या वैसा सेम बंगाल लैंग्वेज में लेकर आ सकें, बेसिकली वही टेस्ट अलग लैंग्वेज में लाना।
और अटेम्प्ट्स जो थे वो इंडियन रिसर्चर ने भी करे थे कि वो डेवलप कर सकें इंडियन नॉर्म्स कुछ वेस्टर्न टेस्ट के लिए, जैसे कि आरपीएम हो गया, वेस हो गया, और एलेक्जेंडर पासअलोंग हो गया, क्यूब कंस्ट्रक्शन, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। आरपीएम रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, और वेस वेट्सलर इंटेलिजेंस, हाँ वेट्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस के लिए। लॉन्ग और मेहता ने प्रिपेयर किया था मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक, जिसके अंदर 103 टेस्ट थे इंटेलिजेंस के, इंडिया में ही जो होते हैं, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। उसके बाद बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुए या अडेप्ट करे हमने वेस्टर्न कल्चर से। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट NLEPT जिसे हम कहते हैं, एट द NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने डॉक्यूमेंट करा क्या, इंडियन टेस्ट को। क्रिटिकल रिव्यूज़ जो है इंडियन टेस्ट के वो पब्लिश हुए हैंडबुक के फॉर्म में। और NLEPT नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसने निकाले हैंडबुक्स इंटेलिजेंस के एरिया में, इंटेलिजेंस के फील्ड में, एप्टीट्यूड की फील्ड में, पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट की फील्ड में। टेबल 1.2 आगे कुछ टेस्ट बताती है जो कि इंडिया में डेवलप हुए इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। और भाटियाज़ बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ अ फेमस पॉपुलर वन, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, भाटियाज़ बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। और टेबल 1.2 कुछ टेस्ट हैं जो कि इंडिया में डेवलप हुए हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, या इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि इंडिया में डेवलप हुए हैं, जिसमें वर्बल भी दे रखे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रखे हैं, कि भी आ सकता है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से होते हैं वो बता दो, और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जांपल्स बता दो। तो ये यहाँ पे जो टेबल 1.2 दे रखी है ये एक बार देख लेना। टेस्ट के नाम लिखे हुए, वर्बल वाले भी, परफॉर्मेंस वाले भी, दो याद कर लेना, पता होना चाहिए। और सेफ्टी के हिसाब से तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो दो नाम याद करने में कुछ नहीं जाएगा, पढ़ लेना, बार बार हो ही जाएंगे याद, या तो हाथ पे लिख लेना, बार बार देखोगे याद हो जाएंगे। कल्चर एंड इंटेलिजेंस अगला टॉपिक। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंस का यही है, मेजर फीचर, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक, कि ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो खुद को अपने एनवायरनमेंट में ढाल सकें, खुद को अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकें, एडजस्ट कर सकें एनवायरनमेंट के हिसाब से, या जैसी सिचुएशन इनके आसपास है वैसे में ढल सकें। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस इज दैट इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। और कल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है वो कंटेक्स्ट इंटेलिजेंस के लिए, एक सेकेंड, हाँ, कल्चरल एनवायरनमेंट वो कंटेक्स्ट प्रोवाइड करती है जहाँ पर इंटेलिजेंस किसी भी पर्सन की डेवलप हो सके। कल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप, यानी कि जो कल्चरल एनवायरनमेंट होती है किसी पर्सन का कल्चर, वो उसे बेसिकली प्रोवाइड करता है वो कंटेक्स्ट जहाँ पर उस इंसान का इंटेलिजेंस डेवलप हो पाए। वाइगॉट्स्की जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इन्होंने आर्ग्यू किया था कि कल्चर प्रोवाइड करता है सोशल कंटेक्स्ट जिसके अंदर लोग रहते हैं, ग्रो करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपनी दुनिया को जो कि उनके आसपास की है, या वर्ल्ड को, वर्ल्ड और दुनिया एक ही है वैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलप सोसाइटी के अंदर क्या होता है, सोशल और इमोशनल स्किल्स जो कि लोगों से रिलेट करती है उन्हें ज़्यादा वैल्यू करा जाता है। कहाँ पर, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप नहीं हुई होती ना, या थोड़ी पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे चल रही होती है वो वाली सोसाइटी, वहाँ पर सोशल और इमोशनल स्किल्स को जो कि लोगों से रिलेट करती हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उन्हें ज़्यादा वैल्यू करा जाता है। वहीं पर जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत अपग्रेडेड एडवांसमेंट हो चुकी होती है, बहुत हाई फाई टाइप, नई नई चीज़ें, नई नई टाइप की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ में पर्सनल अचीवमेंट जो कि एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, जजमेंट पे किसी इंसान को मिली होती है, उनको ज़्यादा कंसीडर करा जाता है, उनको ज़्यादा उन पे एम्फेसिस दिया जाता है, या उनको ज़्यादा वैल्यू करा जाता है इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ में
पर्सनल अचीवमेंट कि इंसान ने अपने लिए क्या करा, उसको लाइफ में अपनी लाइफ के साथ उसे कितना सेटिस्फैक्शन है, वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हाँ, और क्या कहते हैं, उसने मतलब अपने लिए बेसिकली उसने क्या करा अपनी लाइफ में, दूसरों पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट होकर अपने लिए अपने बलबूते पर जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, उसका पर्सनल अचीवमेंट क्या था, लाइफ का मेन मकसद उसने पूरा किया धरती पर आने का कि नहीं। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ पर्सनल अचीवमेंट जो कि लोग प्राप्त करते हैं एबिलिटी ऑफ रीजनिंग में, जजमेंट में, उसे कंसिडर करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसे बोल रखा है जैसे हमने पहले पढ़ा कि कल्चर क्या होता है। कल्चर एक कलेक्टिव सिस्टम होता है कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, बिलीव्स का, एटीट्यूड्स का और अचीवमेंट्स का, जो कि आर्ट और लिटरेचर में हो रखी होती हैं। एक पर्सन का इंटेलिजेंस ट्यून होता है ज़्यादातर उसके कल्चरल पैरामीटर्स पर, या उसके कल्चरल पैरामीटर्स के साथ एक पर्सन का इंटेलिजेंस ट्यून हो रहा होता है, लाइन में बैठ रहा होता है बेसिकली। और बहुत सारी थ्योरीज ने ये बहुत सारे थ्योरिस्ट ने ये रिगार्ड करा है या ऐसा माना है, एक तरह से डिक्लेयर करा है कि इंटेलिजेंस एज एट्रीब्यूट्स एक पर्सन के लिए तो स्पेसिफिक है ही, जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है ना, आईक्यू सेम नहीं हो सकता ना सबका। और उनके कल्चरल बैकग्राउंड के साथ भी ये जो एक पर्सन की इंटेलिजेंस होती है उसके कल्चरल बैकग्राउंड के साथ भी लिंक रखती है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ लिया होता है उसके इंटेलिजेंस ने। उस पर्सन का कल्चर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो आया कहाँ से है, क्या रिलीजन फॉलो करता है, क्या कस्टम ट्रेडिशन रिचुअल्स हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा मैचिंग होती है एक इंसान की इंटेलिजेंस लेवल की, उससे भी बहुत हद तक रिलेट करता पाया जाता है। ऐसा मैंने समझाने के लिए बोला है कि कल्चरल बैकग्राउंड के साथ रिलेट करता है, और ऑब्वियसली करता भी होगा क्योंकि कल्चर भी इफ़ेक्ट करता है एक इंसान के बिहेवियर को और उसके इंटेलिजेंस लेवल को। लेकिन जैसा यहाँ पर लिखा है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, जो यहाँ पर लिखा है मेन वो पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट से ही देखते हैं वापस। एक पर्सन का इंटेलिजेंस को ट्यून किया जाता है इन कल्चरल पैरामीटर्स के साथ, कौन से, जो ऊपर हमने देखे, कस्टम, बिलीफ, एटीट्यूड, अचीवमेंट, जो कि आर्ट और लिटरेचर में हुए हैं। उसके बाद कुछ थ्योरीज रिगार्डेड मतलब इंटेलिजेंस को एज रिगार्ड करते हैं इन द सेंस, यस, कुछ थ्योरीज बोल रही हूँ बार बार, सॉरी, सो सॉरी, मिस्टेक्स के लिए बहुत सारा सॉरी। सच में बहुत सारे थ्योरिस्ट ये इंटेलिजेंस को ऐसा मानते हैं कि ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी पर्सन से स्पेसिफिक हैं, एक इंसान से ही जुड़े हैं, बस उससे, मतलब इंसान के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो स्पेशल टू हिम या हर है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बल्कि उनको उसके कल्चरल बैकग्राउंड के साथ रिलेट करके नहीं देखते या उसके साथ रिगार्ड नहीं करते। मतलब ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंस एज एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू पर्सन एज वेल एज टू हिज और कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल, वो ये नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं मैनी थ्योरिस्ट हैव रिगार्डेड इंटेलिजेंस को ऐसा माना है, ऐसा देखा है या ऐसा समझा है कि इंटेलिजेंस एज एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू द पर्सन, एक इंसान के खुद के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हैं ये, ठीक है। और हाँ, और विदाउट रिगार्ड टू देयर कल्चरल बैकग्राउंड, उनके कल्चरल बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल रिलेट नहीं करते, कोई लिंक या कोई कनेक्शन नहीं रखते उसके साथ, ठीक है। यूनिक फीचर्स जो कि होते हैं कल्चर के, जिनको आज कुछ इंटेलिजेंस की थ्योरीज में रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है, तो थोड़ा माना जाने लगा है और उनको भी थोड़ा पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है इंटेलिजेंस की थ्योरीज में। कुछ यूनिक फीचर्स जो कि बाकी चीज़ों से थोड़े डिफरेंट हैं, हटके हैं कल्चर के, उनको फिर से बताती हूँ। कुछ यूनिक फीचर्स कल्चर के अब रिप्रेजेंट करे जाने लगे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। स्टर्नबर्ग का नोशन जो कि था कंटेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाला, पढ़ी थी ना ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिसके अंदर कॉन्टेक्सचुअल था, एनालिटिकल था
और एक्सपेरिमेंटल वही जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं वो था। सॉरी, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल को क्रिएटिव कहते हैं और कॉन्टेक्सचुअल को एनालिटिकल, नहीं, कॉन्टेक्सचुअल को प्रैक्टिकल कहते हैं। हाँ, यानी जो हमने ट्रैकिक थ्योरी पढ़ी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, वहाँ पे कॉम्पोनेंशियल जिसका दूसरा नाम था एनालिटिकल, और एक्सपीरियंशियल जिसका दूसरा नाम था क्रिएटिव वाला इंटेलिजेंस, और तीसरा कौन सा था? तीसरा था हमारा, एक सेकेंड मेरे को भी याद करने दो, बिना देखे देखते हैं मैं कितना बता पाती हूँ आज। मेरा ही टेस्ट हो जाए पहले तो। हाँ, तीसरा हमारा कॉन्टेक्सचुअल जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो स्टर्नबर्ग का आइडिया था कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को लेकर, वो ये इम्प्लाई करता है कि इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है किसका? कल्चर का। और वाइगॉट्स्की ये बिलीव करते हैं कि कल्चर्स, जैसे कि इंडिविजुअल्स जिनकी खुद की अपनी लाइफ है और वो उसी में ग्रो करते हैं, उसी में चेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस के बीच वो स्पेसिफाई करते हैं कि क्या एंड प्रोडक्ट होगा एक सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, उसका विकास कहाँ जाकर क्या होगा उसके दिमाग का, बेसिकली वो क्या करेगा आगे। तो वाइगॉट्स्की ये बिलीव करते हैं कि कल्चर्स जिनके अंदर, जहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, उनकी खुद की लाइफ है, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस के अंदर स्पेसिफाई करते हैं वो ये कि स्पेसिफाई कर लेते हैं, हाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं कि क्या एंड प्रोडक्ट हो सकता है एक सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। और वाइगॉट्स्की के हिसाब से एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, जैसे कि रोना हो गया, मदर की वॉइस को पहचानना और समझना हो गया एक छोटे बच्चे के लिए, इन्फेंट के, उससे बोल रहे हैं इन्फेंट के बेसिस पर, और सेंसिटिविटी टू स्मेल्स, यानी कि वो कितना सेंस कर पा रहा है अलग अलग टाइप्स के स्मेल्स को, कितना वो समझ पा रहा है, उस हिसाब से कितना उसके सेंस ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। वॉकिंग और रनिंग में, बेसिकली क्रॉलिंग में, क्योंकि इन्फेंट की बात हो रही है। तो ये सब तो यूनिवर्सल है, एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस किसके हिसाब से? वाइगॉट्स्की के हिसाब से। लेकिन जो तरीका जिसके अंदर वो बच्चा हायर मेंटल फंक्शंस जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, थिंकिंग हो गई, ये जैसे उसके ऑपरेट होंगे या जैसे वो इन पर काम करेगा, वो लार्जली कल्चर प्रोड्यूस्ड हैं। ठीक है, ऐसा वाइगॉट्स्की कहना चाह रहे हैं, यानी वो उसके कल्चर से ही आए हैं, वहीं से ही डिटर्मिन हुए हैं बहुत हद तक, लार्जली कल्चर प्रोड्यूस। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ अडॉप्ट करती हैं क्या? चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, जो कि आगे फैसिलिटेट करेंगे स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज़ डैट कि कोई भी चीज़ रियल नहीं है या कोई रियलिटी के ग्राउंड्स पे बेस नहीं करती, बट यू आर एक्सप्लेनिंग इट। और एब्स्ट्रैक्शन का वैसे मतलब ये भी होता है कि बिना किसी चीज़ की डिटेल्स ढंग से दिए तुम उससे बता रहे हो, वही हो गया, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट यू आर स्टिल एक्सप्लेनिंग इट। एंड जनरलाइजेशन इज़ दैट कि वो कल वाला नहीं है, कल वाली जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन अलग था, ये नॉर्मल जनरलाइजेशन है, मतलब स्टेटमेंट है जहाँ पर तुम एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हो, कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किसी भी चीज़ का। तो जनरलाइजेशन एब्स्ट्रैक्शन आर ऑपोजिट्स, वहाँ पर तुम बिना किसी ऑन रियल बेसिस, बिना किसी रियलिटी के ग्राउंड पर बता रहे हो, और जिस जहाँ पर डाउट के भी चांस हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकता है ऑब्वियसली। लेकिन जनरलाइजेशन में तुम पूरा अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन करके कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो विद रीजंस। जनरल है बहुत डिस्क्राइब करना किसी भी टर्म को यहाँ पर जनरलाइजेशन में, तब भी कन्फ्यूजन हो तो मैं एंड में एक बार फिर से क्लियर कर दूँगी, पूछ लेना। तो यहाँ पर ये था कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ ने अडॉप्ट करी है क्या? चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, जो कि फोस्टर करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड, मिनिमल मूव्स और मेंटल मैनिपुलेशन अमंग चिल्ड्रन। ये सोसाइटीज़ प्रमोट करती हैं ऐसे टाइप का बिहेवियर जिसको तुम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के नाम से जान सकते हो। इन सोसाइटीज़ में पर्सन्स ऐसे स्किल्स में ज़्यादा तुम्हें इन्वॉल्व हुए हुए या एंगेज हुए हुए दिखेंगे, जो कि जहाँ पर अटेंशन बहुत ज़्यादा नीडेड है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, फुल फोकस चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है, देख कर जो हो रहा है रियल लाइफ सेटिंग में, रियल टाइम में जो अभी सामने ऑन द स्पॉट अक्कर हो रहा है, उसको देखकर हम ऑब्जर्व करके आगे उस हिसाब से नोटिस कर रहे हैं चीज़ों को, बिहेवियर को,
ऑब्जर्वेशन हो रहा है और फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी बेसिस पर रिज़ल्ट निकल रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं। देन परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप जो है वेस्टर्न कल्चर में, वो प्रिसाइजली इन स्किल्स पर ही ज़्यादा जोर देते हैं या इन स्किल्स पर ही चेकआउट करते हैं, इन स्किल्स पर ही देखते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर कौन से स्किल्स जो भी ऊपर देखे, अटेंशन के, ऑब्जर्वेशन के, एनालिसिस के, परफॉर्मेंस के, स्पीड के, अचीवमेंट ओरिएंटेशन के। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस वैल्यू नहीं करी जाती इतने ज़्यादा हद तक एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ में। क्वालिटीज़ और स्किल्स जिनको एज इंटेलिजेंट एक्शंस बोला जाता है नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस से थोड़ा डिफरेंट है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ में जिनको माना जाता है एज इंटेलिजेंस वाले स्किल्स, उनसे थोड़ा क्वालिटीज़ और स्किल्स जिनको इंटेलिजेंट एक्शंस माना जाता है नॉन वेस्टर्न कल्चर में, वो डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। वापस से बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ में स्किल्स और क्वालिटीज़ जिनको एज इंटेलिजेंट बिहेवियर में गिना जाता है, वो अलग होती हैं किससे, एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ में जो कि स्किल्स और क्वालिटीज़ को तुमने माना होता है एज इंटेलिजेंट एक्शंस। तो दोनों अलग अलग हैं नॉन वेस्टर्न कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में, शार्पली डिफरेंट है, बहुत अच्छा खासा अंतर इसमें इन दोनों में तुम्हें देखने को मिल सकता है। और बाउंड्रीज जो कि ग्रेजुअली वैनिश होती चली जा रही हैं वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर, एशियन और अफ्रीकन कल्चर पीछे छूटता जा रहा है, उसे भूलते जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर का ही असर हम पे पड़ रहा है जो हम उसे फॉलो कर रहे हैं, और उसके जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलिजेंस को लेकर, जो वो लोग चीज़ें मानते हैं, जो जैसे बेसिकली जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ इंटेलिजेंस को देखती हैं, मानती हैं, वहाँ पर स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए चीज़ों को करने की, अटेंशन पूरा देना चाहिए और पर्सनल अचीवमेंट होनी चाहिए, बाहर के आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हो रही है जो कि एशियन और अफ्रीकन कल्चर से बहुत अलग है। और हाँ, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जो कि एक इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसके साथ साथ नॉन वेस्टर्न कल्चर्स उन स्किल्स के लिए भी देखते हैं जो कि रिलेट करती हैं एक इंसान को उसके बाकी लोगों से जो कि उसकी सोसाइटी में रहते हैं। बेसिकली इंडियन व्यू बता रहे हैं इंटेलिजेंस का, कैसे एशियन अफ्रीकन के अंदर इंडिया का व्यू आता है, यस, और तभी नॉन वेस्टर्न है। तो हमारे में ये रहता है ना कि हमारा सिर्फ सेल्फिशनेस के साथ पर्सनल अचीवमेंट नहीं करना, बाकियों का, आसपास का, अपनी सोसाइटी का भी थोड़ा देख के चलना है, ठीक है, ये रहता है। और थोड़ा इमोशंस के साथ खेलना नहीं है, ध्यान रखना है आसपास का भी, मतलब जो एक्सेप्टेबल है बेसिकली वो कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं जाना। और जैसे कैसे समझाऊँ, हाँ यस, मुझे आ गया समझ। हाँ, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि बाउंड्रीज परमिएबल होती हैं थोड़ी वेस्टर्न की और इंडिया की आपस में। और इंडिया के अंदर ऐसा है कि इंडिविजुअल है बट वो ग्रुप के अंदर है और वहीं पर वो अपने गोल्स को फुलफ़िल कर रहा है। एंड वेस्टर्न में क्या होता है ना, इंडिविजुअल अलग है, ग्रुप अलग है, इंडिविजुअल अलग चल रहा है ग्रुप से। अब वेस्टर्न में लाइक कैसा हो जाता है, जैसे मैं समझाती हूँ थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि उसको अलग रूम में सुलाना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया में नहीं होता मोस्टली, हमें पता है। और एक और पॉइंट था, हाँ, वेस्टर्न में लाइक ऐसा होता है काम के टाइम पे कोई भी आएगा ना तुमसे हेल्प मांगने या कुछ भी करने, तो तुम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसे इतना वैल्यू नहीं करोगे। तुम्हारे लिए उस टाइम काम के टाइम पे काम ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर चाहे जो भी आए यू विल नोटिस देम। या तुम्हारे पर्सनल इश्यूज़ में कोई भी इंटरफेयर करेगा तो यू विल नॉट लाइक दैट वेस्टर्न के अंदर। लेकिन इंडियन में क्या होता है, हेल्प करने के लिए तो सब बहुत भागते हैं आगे, जो कि आजकल नहीं है बट वैसे होता है। इंडियन वाले कल्चर में ऐसा होता है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चल रहे हैं, अकेले खुद आगे नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं, थोड़ा माइंडसेट उस हिसाब से है। और फिर वही फॉलो होता है ना आगे भी कल्चर के अंदर, जो सिखाया जाता है वही करते हैं। जैसे कोई काम के टाइम भी कुछ पूछ रहा है तो हम बता देंगे 2 मिनट काम छोड़ के, मरे नहीं जा रहे हैं, हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हेल्प करना इज़ आवर ड्यूटी, फ़र्ज़ है हमारा। तो एक सेकेंड, हाँ, नॉन वेस्टर्न कल्चर उन स्किल्स के लिए देखते हैं जो कि
रिलेट करती हैं बाकी लोगों से सोसाइटी में, एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को। नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ वैल्यू करती हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन को और कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन को, जिसमें सब साथ में कलेक्टिवली काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल अपना गोल अचीव कर सकता है, बस ये है उसे बाकियों को नेग्लेक्ट नहीं करना, उन्हें भी साथ लेके चलना है और सिर्फ खुद पर ही फोकस नहीं करना, पर्सनल अचीवमेंट पर जोर नहीं देना, सेल्फिश नहीं बनना, बस ये होता है। वहीं पर पर्सनल अचीवमेंट, इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल एक अकेला काम कर रहा है और अपने लिए ही, अपने गोल के लिए ही सब कुछ करने में लगा हुआ है, वैसा हमारा वेस्टर्न कल्चर में होता है। लेकिन नॉन वेस्टर्न कल्चर इज़ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड द वे दे व्यू इंटेलिजेंस एज वेल, दिस ऑल्सो डिफर्स। और जैसे मैंने सामने स्टर्नबर्ग वाला वहाँ पे लिख दिया, वो वाइगॉट्स्की के आगे लिखना था, बट मैंने लास्ट में देखा कि मैं वो वाला पॉइंट लिखना रह गया मुझसे, तो मैंने वहाँ लिख दिया, तो समझ जाना वो उधर आएगा, क्योंकि वो वहाँ फिट इन नहीं हो पाता। और वैसे भी मैंने सामने बहुत सा मतलब कचरा टाइप कर रखा है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत भी देना तो भी चलेगा। मैं एक बार जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन ये वाला बता देती हूँ, फिर से कोई डाउट ना रहे। जनरलाइजेशन के अंदर हमने फॉर्मुलेशन करा है कॉन्सेप्ट्स का, ऐसे कि हमने वहाँ से कॉमन प्रॉपर्टीज़ हटा दी हैं, और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमने डिटेल्स जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स की उनको निकाल दिया है, उनको रिमूव कर दिया है, ठीक है। और जो भी आज पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे। यहाँ पर इंटीग्रल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस और एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक आ जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक। इतने में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, प्लीज़ प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।